तो फिर से बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 2 जो कि है फोर्स एंड लॉज एंड मोशन के बारे में। आज हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो कि थर्ड लॉ के रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू बैलेंस आवर बॉडी व्हेन वी एक्सीडेंटली स्टेप ऑन ए पील ऑफ बनाना, एक्सप्लेन। तो कार्टून में आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई केले का छिलका में पैर रखता है कोई भी इंसान तो वो गिर जाता है, स्लिप करता है। ऐसा क्यों होता है? So when our foot falls on a peel of banana, then our foot slips on the peel of banana and cannot push the ground in the backward direction. Consequently, no reaction force acts on our foot. Hence, we lose the balance and fall down. मतलब देखो, जब हमारा जो पैर है ना, फुट है ना, ठीक है, पैर का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, जब ये केले के छिलके से मतलब केले के छिलके के ऊपर ये यू कैन से कि ये केले के छिलके के ऊपर पैर रखते हैं हम। रखने के बाद जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन फोर्स किस तरफ? इस तरफ। वी डू एक्शन फोर्स इन दैट डायरेक्शन। अभी क्योंकि पील ऑफ बनाना क्या है? स्लीपरी है, ठीक है, इसका जो सरफेस है स्लीपरी है। तो क्या होगा, ये क्या करता है, ये हमारा जो कांटेक्ट है ना ग्राउंड के साथ, ये नहीं करवाता। दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ ये कांटेक्ट नहीं करवाता। ओके, तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट नहीं करवाता मतलब कोई सरफेस इन कांटेक्ट नहीं है। तो सरफेस इन कांटेक्ट नहीं है तो इसलिए रिएक्शन फोर्स यहाँ पर काम नहीं करता। ठीक है, रिएक्शन फोर्स यहाँ पर काम नहीं करता। तो क्योंकि एक्शन तो हो रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, किस लिए नहीं हो पा रहा? स्लिपरी की वजह से, ये पील ऑफ बनाना की वजह से। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा कि देखो, रिएक्शन होने से क्या होगा, रिएक्शन होने से, अच्छा सॉरी, रिएक्शन तो एक्शन इस तरफ है, सॉरी, एक्शन इस तरफ है और रिएक्शन जो है ना इस तरफ है, होने वाला इस तरफ। ठीक है, रिएक्शन होने के कारण से तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जब वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं, मतलब एक्शन फोर्स देते हैं। और ग्राउंड क्या करता है, ग्राउंड हमें सामने की तरफ इक्वल फोर्स से सामने की तरफ धक्का मारता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, लेकिन यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि जो केले का छिलका है वो स्लीपरी है, वो क्या करता है, हमें अलाउ नहीं करता ग्राउंड के साथ ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलने के लिए। सो जब भी कोई हम मतलब एक्शन करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, एक्शन करने की कोशिश में हम गिर जाते हैं, बिकॉज स्लीपरी होता है। मतलब हम एक्शन करने की कोशिश में थे लेकिन हुआ नहीं, तो एक्शन नहीं हुआ, इसलिए रिएक्शन भी नहीं होता। ओके, क्योंकि स्लीपर है ना, तो ग्रिप नहीं मिलेगा, हमें ग्रिप नहीं मिलेगा तो हम एक्शन फोर्स कैसे करेंगे? और इसी कारण से क्या होता है, हम पुश नहीं कर पाते हैं ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश नहीं कर पाते हैं तो ग्राउंड भी हमें रिएक्शन फोर्स नहीं दे पाता। ठीक है, अच्छा, फिर हाउ ए मैन कैन स्विम इन वाटर। तो एक इंसान पानी में तैरता कैसे, स्विम कैसे कर पाता है? When a swimmer swim, he pushes water in the backward direction. Okay, this push of swimmer is called action force. Okay, the water exerts an equal and opposite reaction force on the swimmer and pushes him in the forward direction. बहुत सिंपल है भाई, क्या करता है स्विमर, ऐसे है, ये स्विमर है, ठीक है, तो ये स्विमर है, ये क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है। ठीक है, एक्शन फोर्स देता है, ये पीछे की तरफ ढकेलता है, इसे हम कहते हैं एक्शन फोर्स। तो पानी क्या करता है, पानी भी उसको सामने की तरफ धकेल देता है रिएक्शन फोर्स के तरफ, मतलब रिएक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, और जिस फोर्स से ये स्विमर पीछे की तरफ पानी को धकेल रहा है, उसी फोर्स से पानी भी इसको सामने की तरफ धकेल देता है, और इससे क्या होता है, ये सामने की तरफ बढ़ पाता है। ठीक है ना, सामने की तरफ बढ़ पाता है। तो रीज़न क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन कौन दे रहे हैं, एक्शन हम दे रहे हैं, किसको, किसके ऊपर, पानी के ऊपर, और रिएक्शन कौन दे रहा है, पानी हम पर दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड पे, इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। अगर ऐसा है कि एक्शन हमेशा रिएक्शन के साथ इक्वल होता है तो मुझे बताओ कि ये हॉर्स जो है ना, वो एक कार्ट, कार्ट मतलब एक लकड़ी का एक गाड़ी कह सकते हो, बुल्लक कार्ट, ठीक है ना, लकड़ी का बना हुआ एक
लकड़ी का बना हुआ एक व्हीकल कह सकते हो, ठीक है ना। तो वो इसको कैसे खींच सकता है, मतलब हॉर्स कैसे खींचता है इसको, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझाओ। द कर्ट इज पुल्ड बाय द हॉर्स, ओके, हॉर्स खींचता है। अभी हॉर्स क्या कर रहा है, व्हेन द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड with his feet, the ground offers an equal reaction force in the forward direction on the feet of the horse, and this reaction force is responsible for forward motion of the cart. तो देखो क्या होता है, जैसे हम चलते हैं ना, जैसे हम वॉक करते हैं, इंसान वॉक करते हैं, वैसे ही हॉर्स भी क्या करता है, हॉर्स भी अपने जो पैरों के फीट है ना, ऐसे करके इसके फीट ऐसे होते हैं, इसे क्या करता है, ये ग्राउंड लेवल को, मतलब ग्राउंड को पीछे की तरफ एक्शन फोर्स देता है, मतलब ढकेलता है, ठीक है, सिंपल भाषा में फोर्स लगाता है और एक्शन फोर्स कहते हैं इसको, पीछे की तरफ ढकेलता है। और ग्राउंड भी क्या करता है, ग्राउंड भी रिएक्शन फोर्स के वजह से रिएक्शन फोर्स देता है, ठीक है, थर्ड लॉ की वजह से रिएक्शन फोर्स देता है सामने की तरफ। तो ये हॉर्स के पैरों के बोलते हैं तुम सामने की तरफ जाओ, तुम मुझे पीछे धक्का दे रहे हो, मैं तुमको सामने आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, हॉर्स का जो पैर है वो सामने की तरफ बढ़ पाता है, और इससे क्या होता है कि हॉर्स आगे बढ़ता है। और हॉर्स आगे बढ़ रहा है मतलब क्या, कार्ट भी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, कार्ट भी आगे बढ़ेगा, बिकॉज कार्ट को खींच रहा है कौन, हॉर्स। तो हॉर्स आगे बढ़ रहा है तो कार्ट भी आगे बढ़ेगा। तो मेन रीज़न क्या है, एक्शन रिएक्शन। जैसे हमने बोला था, जैसे कि हाउ कैन वी वॉक, ऐसे। अभी देखो क्वेश्चन आ चुका है, हाउ कैन वी वॉक, हाउ कैन वी वॉक। टू वॉक ऑन द ग्राउंड वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स विथ आवर फुट, एज अ रिएक्शन द ग्राउंड पुशेस आवर फुट विद द सेम फोर्स। इट इज़ दिस फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड दैट एनेबल्स अस टू वॉक फॉरवर्ड। जो मैंने बोला था, क्या करते हैं हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, धक्का मतलब क्या, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और ग्राउंड क्या करता है, ग्राउंड भी सेम फोर्स सामने की तरफ हमारे पैरों में लगा देता है, रिएक्शन फोर्स। इससे क्या होता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, मतलब हम ग्राउंड को पीछे धकेल रहे हैं और ग्राउंड हमें आगे बढ़ा रहा है, मतलब आगे बढ़ने दे रहा है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, हम वॉक कर पाते हैं। और एक रीज़न क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते, बिकॉज ग्रिप ही नहीं मिलता हमें। हम जितने भी फोर्स लगाने की कोशिश करें, हमारा सब कुछ यू कैन से कि यूजलेस होगा, बिकॉज ग्रिप नहीं मिलेगा तो एक्शन फोर्स नहीं बनेगा, एक्शन फोर्स नहीं बनेगा तो रिएक्शन फोर्स भी नहीं बनेगा। तो एक्शन रिएक्शन नहीं बनेगा तो हम आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट along with action and reaction force. Last question. All the cars are providing with seat belts. Give reason. देखो हर एक कार में सीट बेल्ट होता है और सबको यू कैन से एडवाइस किया जाता है या फिर इंस्ट्रक्ट करा जाता है कि तुम सीट बेल्ट पहनो पहनो पहनो। क्यों पहना जाता, मतलब क्यों है ऐसा, रीज़न क्यों है, इतना बार बार बोला क्यों जाता है तुमको सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहन लो, ऐसा क्यों। When a car stops suddenly, driver and passengers continue to move due to inertia of motion, and hence they may hurt due to collision between them and the body of the car. Therefore, seat belts are provided to prevent their forward motion in case of an accident. तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एक्शन रिएक्शन का थोड़ा सा नहीं लग रहा, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये एक्शन रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं लग रहा। जाहिर सी बात है ये एक्शन रिएक्शन का फोर्स नहीं है, सॉरी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये मोमेंटम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो अभी देखो मैंने क्या बोला था मोमेंटम के क्वेश्चन में, मैंने ये बोला था मोमेंटम के क्वेश्चन में कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो अभी क्या हो गया, सीट बेल्ट नहीं लगाया आपने, इससे क्या होगा, ब्रेक पकड़ा अचानक से। अभी अचानक से ब्रेक पकड़ा तो आपका जो अपर बॉडी पार्ट है ना, वो अपर बॉडी पार्ट है या लोअर बॉडी पार्ट है। तो अपर बॉडी पार्ट में क्या बोला था, फ्लेक्सिबल है, इस तरफ मूव कर पाता है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन लोअर बॉडी पार्ट क्या है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ है, ठीक है, स्टिफ है। अच्छा ओके, तो लोअर बॉडी पार्ट तो इमीडिएटली मोशन से रेस्ट में आ जाएगा ब्रेक पकड़ने के बाद। लेकिन आपका बॉडी क्या करेगा, आपके बॉडी अपर बॉडी में रहेगा जिद, इनर्शिया ऑफ मोशन का जिद। क्या करेगा वो सोचेगा अरे भाई मैं रेस्ट में क्यों जाऊँ, मुझे आलस आता है, मैं मोशन में ही रहूँगा। और इससे क्या होता है, आप सामने कार के इस वाले पार्ट से टकराओगे, आपका रिब केज में क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करोगे आप अचानक से, जब आप कोलाइड करोगे इस वाले पार्ट के साथ कार के, ठीक है ना। आपका रिब केज में डैमेज हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है ना, सीरियस इंजरी सब हो सकते हैं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टाइम कम हो जाता है। बिकॉज बहुत कम टाइम में क्या होता है, ब्रेक पकड़ा जाता है, और लार्ज मोमेंटम क्या होता है, ज़ीरो में आ जाता है इंस्टेंटली। और इसका मतलब क्या है, लार्ज फोर्स क्या होगा आप में, और आपके ऊपर लगेगा, किसके द्वारा, इसके द्वारा, इस वाले बॉडी पार्ट के द्वारा, कार के बॉडी पार्ट के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, अभी सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा, सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, मोमेंटम जीरो में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, मतलब मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम बहुत स्लो होगा, और फोर्स भी बहुत कम लगेगा आपको, मतलब आपको दर्द कम होगा, सीरियस इंजरी से बच जाओगे आप, जब गाड़ी को बहुत ही सडनली ब्रेक पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। When a car stops suddenly, the driver and passengers continue to move due to inertia of motion. Hence, they may hurt due to collision between them and the body of the car. जो मैंने बोला था. Therefore, seat belts are provided to prevent their forward motion in case of an accident. इसमें और ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि जो टाइम है ना वो इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है कि मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम स्लो हो जाता है, ऐसा लिखा नहीं है और, ठीक है, क्योंकि आप समझ जाओगे। ओके, नाइस। इसके बाद बात करेंगे आज के वीडियो में, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सीबीएसई ने थोड़ा सा एक्सक्लूड किया है, आई नो, लेकिन मैं आपको पूरा ही पढ़ा देता हूँ, बिकॉज हम पढ़ते हैं किस लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, ना कि मार्क्स के लिए। तो अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ते हो, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हो, तो यू आर वेलकम टू वॉच दिस पार्ट। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? सो व्हेन टू और मोर बॉडीज act upon one another, their total momentum remains constant. Total momentum remains constant provided no external forces are acting. ओके, तो कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर दो या फिर दो से ज़्यादा बॉडीज, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर एक्ट होते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं। देखो, एक्ट अपॉन ईच अदर मतलब कोलाइड करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा है, इसका सिंपल मीनिंग है कोलाइड करना, टकराना, ठीक है। अच्छा, कोलाइड, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट मतलब, समझाऊंगा। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट मतलब जितना मोमेंटम टोटल है उनका, टकराने के बाद, टकराने से पहले, वो कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है, सिंपल भाषा में बोलो तो सेम रहता है। अच्छा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उन पर लागू नहीं हो रही है, तब जाके ये होता है, कांस्टेंट होते हैं क्या, टोटल मोमेंटम। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखो, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू, वेट, इसको इस तरफ लिखना पड़ेगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, ठीक है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो था पहले, कोलिशन के पहले, टकराने से पहले दोनों बॉडीज़ का जो टोटल मोमेंटम था
मतलब सम कह सकते हो, सम था, उस सम का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा किसका, किसके बाद, जो मोमेंटम बना है अभी कोलिशन के बाद उसके साथ। ठीक है, अच्छा ये प्रूफ कैसे हुआ है, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, proof of the law of conservation of momentum, conservation of momentum। अच्छा प्रूफ देख लेते हैं कैसा प्रूफ है इसका। लॉ के नाम से आपको पता चल रहा है कि कुछ कॉन्जर्व हो रहा है। कॉन्जर्वेशन मतलब क्या, कॉन्जर्व रहना। कॉन्जर्व रहना मतलब क्या, कोई भी चेंज ना आना, कॉन्जर्व्ड रहना। ठीक है ना, कॉन्जर्व जैसे कि मैं बोलते हैं ना कि कॉन्जर्व द एनवायरनमेंट, मतलब क्या, एनवायरनमेंट को चेंज मत होने दो, एनवायरनमेंट को बचाओ बचाओ। ठीक है ना, बचाने की तो बात हो रही है यहाँ पर। मोमेंटम तो बच रहा है ना, कैसे बच रहा है कि पहले जो मोमेंटम था अभी वो मोमेंटम है कोलिशन के बाद। ठीक है ना, मतलब क्या, मोमेंटम बच गया। ठीक है ना, चेंज नहीं हुआ मतलब क्या, बच गया ना। अच्छा, प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए आपको ड्राइंग तो बनाना पड़ेगा गाइस। ये लो, एक ये है ग्राउंड सरफेस। ठीक है, टिंग 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 टिंग। देखो फिजिक्स के ड्राइंग करना बहुत ही आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मानता हूँ मैं। लेकिन बायोलॉजी के और भी टाइम लगते हैं अगर आप और भी अच्छे से डिटेलिंग से करते हो जो ड्राइंग है ना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको लगा दो ऐसे सरफेस के साथ। इसे कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कौन ड्रॉ करूँ, कैसे ड्रॉ करूँ, सेम साइज़ का होना पड़ेगा ना। ये ऐसा है, फिर ये कुछ पल के लिए कोलाइड हो गए हैं इसके साथ, फिर ये भी है कोलाइड हो चुका है, कोलाइड हो चुका है, फिर कोलाइड के बाद फिर से अलग हो चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, हाँ, फिर ये अलग हो चुके हैं फिर से। ठीक है, तो ये सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 2, ये भी ऑब्जेक्ट 1 2, सेम ही ऑब्जेक्ट है, सिर्फ ये दिखाया गया है कि कोलाइड होने के बाद। अच्छा ठीक है, अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, इसको दे दो, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, इस ऑब्जेक्ट का नाम है बी, ये इस वाला ऑब्जेक्ट का नाम ए है, इसका भी बी है, इसका ए है, इसका बी है, मतलब सेम ही ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को लिया हमने, दो से ज़्यादा भी लिख सकते थे लेकिन दो ही लिया बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास को हम मान लेते हैं एम ए। ठीक है, एम सफिक्स में ए, और इस ये इस तरफ जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इस तरफ ही जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा कॉलिशन के बाद, रिएक्शन की वजह से ये वाला सामने जाएगा, फिर से ये वाला आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। ओके, अच्छा, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का मतलब ए वाले ऑब्जेक्ट का मास है, हमने एम ए लिख दिया, और इसका इनिशियल वेलोसिटी को यू ए लिख दिया। ठीक है, यू ए, इनिशियल वेलोसिटी यू ए, और इस वाले ऑब्जेक्ट का मास हमने एम बी लिख दिया और इनिशियल वेलोसिटी यू बी लिख दिया। समझ में आ गया आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वेरी नाइस। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होगा भी नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अच्छा, इसके बाद इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता, मास हमेशा सेम रहता है। मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मास कभी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, तो मास सेम रहेगा एम ए, और इसका मास भी रहेगा एम बी। अभी लेकिन इसका वेलोसिटी हो जाएगा भी ए और इसका वेलोसिटी हो जाएगा भी बी, मतलब फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसका ए, इसका बी, फाइनल वेलोसिटी बी। ओके, अभी इसमें क्या हो गया, इसमें कोलाइड हुआ है, कोलाइड। अभी देखो मुझे, ये वाला बॉल जो है ये इसके साथ कोलाइड हुआ है, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। वेरी नाइस, तो एक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, राइट डायरेक्शन में। ओके, अभी बॉल बी जो है ना वो क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, किस पर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बॉल बी जो है वो सीधा चला जाएगा। ठीक है, और बॉल ए जो है उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, वो पीछे आ जाएगा, पीछे आने के बाद फिर से
सामने की तरफ जाएगा, मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगा, पीछे आएगा नहीं। मतलब क्या, पीछे मैंने एरो क्यों किया, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, इससे इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें लगा रिएक्शन, इसमें लगा एक्शन ए और इसमें लगा रिएक्शन आर, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन समझाने के लिए मैंने ऐसा एरो दिया है, ओके। अभी इसको हम देंगे रिएक्शन फोर्स ए पर बी के द्वारा, और ये एक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स ए पर। मैंने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ए पर बी के द्वारा रिएक्शन फोर्स, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, बी पर ए के द्वारा एक्शन फोर्स। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन है बिफोर कोलिशन, ये कोलिशन के पहले का सीन है, ये कोलिशन के वक्त का सीन है ड्यूरिंग कोलिशन, और ये कोलिशन के बाद का सीन है आफ्टर कोलिशन, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, हम अभी कंसिडर करेंगे, अभी स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो लेट अस कंसिडर ए सिस्टम consisting of two bodies A and B of masses MA and MB respectively. Let these bodies are moving with velocity UA और UB। मान लीजिए अभी ये जो बॉडीज है उनका इनिशियल वेलोसिटी UA और UB है, और ये, हाँ, ये ध्यान रखना है कि UA जो है, मतलब इस वाले बॉडी का जो वेलोसिटी है, ये इस वाले बॉडी से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। क्यों, रीज़न क्या है, देखो, अगर आपके दोस्त और आपके बीच में रेस होता है, तो मान लीजिए ये आपका दोस्त है और ये आप हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका दोस्त है और ये आप हैं, ठीक है। तो अभी दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही क्या करेंगे, अभी उसको बोला गया है तुम इस जगह से स्टार्ट करो, तुमको बोला गया है इस जगह से स्टार्ट करो। अब मुझे बताओ कि उसको पास होने के लिए, मतलब उसको पीछे छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सिंपल है भाई, मुझे उससे तेज़ दौड़ना पड़ेगा। सेम बात मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्या करना है, अगर आपका वेलोसिटी, ठीक है, आपका वेलोसिटी अगर ज़्यादा नहीं होता है तुम्हारे दोस्त के वेलोसिटी के, तुम्हारे दोस्त की वेलोसिटी से अगर ज़्यादा नहीं होता है, तो क्या तुम उससे टकरा पाओगे। टकराने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तुम उसको पास हो जाओगे, मतलब उसको तुम छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, नहीं बढ़ पाओगे अगर तुम्हारा वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हुआ तो, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा, किसके वेलोसिटी से, तुम्हारे दोस्त के वेलोसिटी से, तभी तुम उसको पास थ्रू हो जाओगे। पास थ्रू मतलब वो वाला नहीं, मतलब उसको तुम पीछे छोड़ जाओगे, ठीक है, उसको तुम उसके आगे बढ़ कर तुम उसको पीछे छोड़ के सामने की तरफ दौड़ जाओगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को बहुत तेज़ होना पड़ेगा, तभी जाके ये इसको छू पाएगा, मतलब टच कर पाएगा, कोलाइड कर पाएगा, सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो, ठीक है ना। क्योंकि इसका जगह यहाँ से है और इसका जगह यहाँ से है, तो बीच में बहुत डिस्टेंस हो सकता है। तो इसके साथ इसको इस ऑब्जेक्ट को बी के साथ कोलाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है इससे ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जाकर ये कोलाइड होगा अलोंग ए सेम स्ट्रेट लाइन में ही है, ठीक है, ओके। लेट दिस बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर। मान लीजिए ये बॉडीज जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड हो चुके हैं, लेकिन कुछ पल के लिए, टाइम इंटरवल टी मान लेते हैं, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट, कुछ आवर नहीं होगा, कुछ सेकेंड से होगा, ठीक है। अच्छा, फिर लिखो, ड्यूरिंग कोलिशन सपोज
FAB, FAB क्या बोला था मैंने? फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ये होगा फोर्स exerted by B on A, मतलब ए पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है बी ने, ठीक है? उल्टा लिखा है लेकिन ऐसे समझना पड़ेगा आपको। बी ऑन ए, इसको हम कहते हैं क्या? रिएक्शन फोर्स। क्यों भाई? बिकॉज ए ने तो बी पर रिएक्शन फोर्स किया है। मैंने बोला था ना कि ए का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा और ज़्यादा है, वो जाकर बी को फोर्स देगा, इस तरफ से, इस डायरेक्शन में फोर्स देगा, एक्शन फोर्स। तो बी क्या करेगा? इसके बाद वो रिएक्शन फोर्स देगा। तो पहले कौन देगा एक्शन फोर्स? ए देगा, इसलिए बी का जो फोर्स होगा वो रिएक्शन होगा। अच्छा, फिर FBA जो होगा वो क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है? इसे हम कहेंगे एक्शन फोर्स। जो फोर्स ए ने बी पर दिया है उसे हम क्या कहेंगे? एक्शन फोर्स। अच्छा, ठीक है। लेट भी ए एंड भी बी, be the velocities of bodies A एंड B। तो फाइनल वेलोसिटी जो है ए और बी का वो भी ए और भी बी मान लेते हैं हम, ठीक है? मतलब कोलिशन के बाद उनका वेलोसिटी जो है रिस्पेक्टिवली आफ्टर द कोलिशन। अभी कोलिशन के बाद क्या होगा पता है? कोलिशन के बाद जो भी बी है ना वो ज़्यादा हो जाएगा भी ए से, ठीक है? मतलब इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसीलिए तो ये आगे बढ़ रहा है और ये पीछे है अभी, ठीक है ना? अच्छा, फिर न्यूटन के सेकंड लॉ से हम ये डिराइव कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के द्वारा अनुसार, सेकंड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए कॉमा FAB होगा। वेट, सेम इंक का होगा ना, थोड़ा सा एनोइंग लग रहा है मुझे इंक चेंज कर देता हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन ए जो कि होता है FAB, ये कितना होगा, ठीक है ना? तो देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल टू mv माइनस mu/t। क्योंकि k कांस्टेंट था, इसका वैल्यू हमें 1 पता है, तो अब इसको ज़रूरत नहीं है हमें। तो F इक्वल टू mv माइनस mu/t, ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इक्वल टू फोर्स। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं कि ए पर रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है। हमें पता है कि ए पर रिएक्शन फोर्स कौन दे रहा था? बी दे रहा था, लेकिन कितना दे रहा था ये अब निकालेंगे इसका वैल्यू। कैसे निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम कर देते हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, बाय टाइम लिख देंगे, बस सिंपल। तो लिखो इसमें चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना? बाय टाइम अच्छा, फाइनल कितना है? फाइनल मोमेंटम कितना है मुझे बताओ मुझे कितना है फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम जो है किसका? ए का, ठीक है ना? ए का होगा फाइनल मोमेंटम, ए का होगा।
इसमें लिख देता हूँ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अच्छा मुझे बताओ, अभी बहुत लोग पूछेंगे कि ए क्यों, क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा था, फोर्स लग रहा था ए पर, तो चेंज इन मोमेंटम किस बॉडी पर होगा, बी पर थोड़ी होगा, ए पर ही तो होगा ना। अगर आप दीवार को धक्का मारते हो तो दीवार पर ही तो फोर्स लगेगा, ज़मीन पर थोड़ी लगेगा, दीवार पर लगेगा। तो फोर्स ए पर लग रहा है तो मोमेंटम चेंज किसका होगा, ए का ही होगा। ठीक है, अच्छा अभी ए का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को हमें निकालना है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा मुझे बताओ, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू एम मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी भी है। तो फाइनल मोमेंटम हो गया, मोमेंटम फाइनल इक्वल टू एम ए भी ए, ये फाइनल मोमेंटम है। और इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल है ये वाला एम ए यू ए, इनिशियल वेलोसिटी से मैंने बोला था ना इनिशियल वेलोसिटी के साथ है, तो एम ए यू ए। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर एफ इक्वल टू एम भी माइनस एम यू बाई टी। एम भी क्या है, फाइनल मोमेंटम, एम यू क्या है, इनिशियल मोमेंटम। भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ए का इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, यू ए, मास तो सेम ही है एम ए। और यू का सॉरी ए का फाइनल वेलोसिटी क्या है, भी ए, और मास है एम ए, तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा, लिख दो। तो फाइनल वेलोसिटी होगा एम ए, मास सेम रहेगा, भी ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था, एम ए, बस यू ए होगा, डिवाइडेड बाय टाइम टी। ठीक है, स्मॉल टी हमने माना था टाइम को। अच्छा ये हो गया। अभी बी पर कितना एक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम निकालेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन बी, फोर्स एक्टिंग ऑन बी, जिसे हम क्या लिखेंगे, एफ बी ए। सो एफ बी ए कितना होगा, मतलब अभी देखो ए क्या कर रहा है, ए के साथ बी कोलाइड हो चुका है, ए ने क्या किया, बी पर एक्शन फोर्स दिया है। ठीक है, हमें पता चल गया एक्शन फोर्स दिया, लेकिन कितना वैल्यू है इस एक्शन फोर्स का, कैसे निकालेंगे, फिर से वही चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, अभी देखो फोर्स किस पर लग रहा है, बी बॉडी पे लग रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम किसका होगा, बी बॉडी का ही होगा। ठीक है ना बात। अच्छा तो चेंज इन मोमेंटम, change in momentum of body, change in momentum of body B by time, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, बाय टाइम। अभी बी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट बी का फाइनल वेलोसिटी कितना है, बी भी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू बी, मास तो सेम रहेगा एम बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो फाइनल वेलोसिटी होगा एम बी भी बी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम होगा इनिशियल वेलोसिटी, तो मास सेम एम बी और इनिशियल वेलोसिटी यू बी बाई टी। हो गया हो गया हो गया। तो बी पर कितना फोर्स लग रहा है पता चल गया, और ए पर कितना फोर्स लग रहा है पता चल गया। अभी हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ मैंने क्या बोला था, फोर्स इक्वल टू एक्शन फोर्स इक्वल टू ऑपोजिट एंड इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ठीक है तो एक्शन फोर्स कौन सा है भाई मुझे बताओ, तो एक्शन फोर्स कौन सा था, एफ बी ए एक्शन फोर्स था। ओके, दिस विल बी इक्वल टू whom, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी। एक्शन फोर्स ये था, रिएक्शन फोर्स ये है, और इसका ऑपोजिट होगा इसलिए माइनस देना पड़ रहा है हमें। ठीक है ना। अच्छा एफ बी ए, एफ बी का वैल्यू हमें पता है ना कितना है एफ बी का वैल्यू, एम भी ए यू भी, एम बी बी भी माइनस एम बी यू बी बाई टी इक्वल टू माइनस ऑफ,
अभी एफ ए बी का वैल्यू हमें पता है, एम ए बी वे ऐसा करके, ठीक है ना, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी हो गया। अभी माइनस को हटाना है। अच्छा, माइनस को तो हटा लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टी और टी कैंसिल हो गया। फिर अभी क्या होगा, सिर्फ एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू माइनस एम ए भी ए, ठीक है, एम ए भी ए। अभी देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस में से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पता है आपको, पता ही है ये सब, प्लस एम ए यू ए, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे ताकि कोई भी माइनस ना रहे। ओके, अच्छा, तो इसको लाओ इस तरफ, तो एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अब ये क्या बन गया भाई, एम ए बी ए क्या बन गया ये, तो देखो मुझे मुझे बताओ, एम ए भी ए क्या है, फाइनल मोमेंटम किसका, ए का। अच्छा, प्लस प्लस एम बी भी बी क्या है, फाइनल मोमेंटम किसका, बॉडी बी का, इनका सम, मतलब क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। बात सही है ना मेरी, देखो फाइनल वेलोसिटी से मतलब क्या, कोलिशन के बाद का मोमेंटम है ये, मतलब टोटल मोमेंटम। टोटल क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज सम है, सम मतलब क्या, प्लस, प्लस मतलब टोटल, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, कोलिशन के बाद का मोमेंटम मिल गया। फिर ये देखो एम ए यू ए क्या है, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, कोलिशन के पहले वाला मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, किस बॉडी का, ए बॉडी का। फिर प्लस एम ए यू बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल मोमेंटम किसका, बॉडी बी का, इनका भी सम, मतलब क्या, इनिशियल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, क्यों, बिकॉज बिफोर कोलिशन ही तो इनका वेलोसिटी यू था, कोलिशन के बाद इनका वी हुआ, तो ये क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन। तो दैट इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन is equal to total momentum before collision. ठीक है, तो हो गया प्रूफ, हैंड्स प्रूव्ड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि मोमेंटम जो होता है, टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज का, उनका जो सम है, मतलब टोटल मोमेंटम, वो कोलिशन से पहले जो था, कोलिशन के बाद भी वो सेम ही रहता है, बिकॉज इक्वल टू साइन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हो वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। रिकॉइल आपको सुना ही होगा, आपने गेम्स में भी खेले होंगे, पबजी में रिकॉइल होता है। रिकॉइल से क्या होता है मुझे बताओ। रिकॉइल से एक्चुअली होता है कि गन जो है ना, वो पीछे की तरफ आ जाता है। गन को, मतलब जब गन, ऐसा गन है ना, ऐसा करके गन है ना, ऐसा करके गन है, ऐसे गन है, तो गन से जब बुलेट निकलता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, बुलेट को सामने की तरफ फोर्स देता है, एक्शन फोर्स देता है। और बुलेट क्या करता है, बुलेट इसको पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स देता है, और इसी रिएक्शन फोर्स को कहते हैं रिकॉयल, ठीक है। और ये रिकॉयल जो होता है ना, ये बहुत ही, मतलब यू कैन से डेंजरस होता है। क्यों, बिकॉज अगर आपने ठीक से गन को अपने शोल्डर से अटैच करके नहीं रखा तो आपका शोल्डर डिटैच हो सकता है, ठीक है। तो AK-47 जैसे गन्स है ना, इनके बहुत ज़्यादा रिकॉयल होते हैं,
ठीक है, ये शोल्डर को अगर आप ठीक से नहीं रखते हो, ठीक है, शोल्डर पे AK-47 का पीछे की तरफ बैक में ऐसा होता है, देखो ऐसे करके होता है बैक में, ये शोल्डर में रखने के लिए होता है ठीक से। अगर आपको थोड़ा सा भी गैप होता है ना, आपका शोल्डर पूरा डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ ह्यूज रिकॉयल AK-47 का। ठीक है, अच्छा, तो ये सब बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस चैप्टर को लेकर तो कमेंट में ज़रूर बताइए।